I'm a Barbie girl in the Barbie world. अरे आ गए आप लोग। तो पिछले हफ्ते जो ट्रेलरों की बरसात हुई ना, उसमें मार्वल वालों ने सीक्रेट इन्वेजन को तो टपकाया ही टपकाया, लेकिन उससे उनको चैन कहाँ पड़ने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि एक बूंद और टपका देते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया। खैर, मुद्दे की बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको फाइनली मार्वल्स का टीजर ट्रेलर देखने को मिल गया। हालांकि मूवी अभी बहुत दूर है, नवंबर में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका टीजर ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो गया और इसमें हमें कैरल डैनवर्स, कमाला खान और मोनिका रैम्ब्यू एक साथ पहली बार एक ही मूवी में एक ही स्क्रीन पे देखने को मिलने वाली है। और ये 1 मिनट 56 सेकंड का टीजर जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ठीक ठाक ओके सा लगा, लेकिन ब्रेक डाउन करने के लिए जब मैंने इसको क्लोजर इंस्पेक्ट किया और मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करी तो आई रियलाइज कि नहीं, मूवी में एक्चुअली पोटेंशियल है और मूवी अच्छी हो सकती है अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसी बनी तो। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले टीजर ओपन अप होता है एक स्पेस स्टेशन से जिसको सेबर स्पेस स्टेशन का नाम दिया गया है। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो नहीं, ये कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉमिक बुक्स में 2 ही मेन एजेंसीज हैं, शील्ड और सोर्ड। अब शील्ड का काम होता है कि अर्थ पे जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनका सामना करना, और सोर्ड का काम है कि स्पेस में जितने भी थ्रेट्स होते हैं उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करना। और सोर्ड को हम लोग ऑलरेडी वांडाविजन में देख चुके हैं, लेकिन ये जो सेबर स्पेस स्टेशन है ये पूरी तरह से एमसीयू के लिए नया क्रिएट किया गया है और उसके पीछे की रीजनिंग हमको नहीं बताई गई अभी तक। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो मे बी सोर्ड ने वांडाविजन में ऑलरेडी इतने लंबे चौड़े कांड कर दिए गए थे, तो इसी वजह से निक फ्यूरी ने उसको पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया हो और उसकी जगह पे सेबर नाम की एक नई एजेंसी खोल दी। और इसी स्पेस स्टेशन में हम निक फ्यूरी और मोनिका रैम्ब्यू को साथ मिलकर काम करता हुआ देख सकते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि मोनिका के पास ऑलरेडी अपनी पावर्स यहाँ पर हैं और वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल को इंस्पेक्ट करने जा रही है। अब इस पोर्टल में कौन सी पावर्स है हमको नहीं पता है, पोर्टल कहां से है इसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये आ जाता है कि निक फ्यूरी यहाँ पर कैसे खड़े हुए हैं, और अगर वो यहाँ पर खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सीक्रेट इन्वेजन को लेकर स्पॉइलर हो जाता है। आई मीन क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन इस वाली मूवी के पहले रिलीज हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सीक्रेट इन्वेजन में मरने नहीं वाले हैं जो बहुत ज्यादा रूमर्ड है, या फिर इसका मतलब ये है कि जो सीक्रेट इन्वेजन में दिख रहा है वो निक फ्यूरी स्क्रल है, या फिर जो निक फ्यूरी हमें इस पिक्चर में दिख रहा है वो स्क्रल है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी मूवी है हो सकता है कि सीक्रेट इन्वेजन के पहले टेक प्लेस करती हो एंड इसके बाद सीक्रेट इन्वेजन होगा। लेकिन मोनिका जैसी उस पोर्टल को टच करती है वो प्रोबेबली अपनी पावर्स का यूज करती है, या फिर कमाला अर्थ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो दोनों अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेती हैं। एंड इस पूरे ट्रेलर को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये अपेरेंटली इस पूरी मूवी का एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट होने वाला है। अब ये कैसे होगा इस पे आगे बात करते हैं। अब कमाला जो है वो निक फ्यूरी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है निक फ्यूरी कोई एवेंजर्स लेवल थ्रेट होने वाला है क्या, और ये एंड यहाँ से ये टीजर थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेता है। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो निक फ्यूरी की टेबल पे वही कैप्टन मार्वल वाला पेजर भी पड़ा हुआ है। और कमाला तो जगह बदल के यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन मोनिका जगह बदलने के बाद किसी मून पे जाके गिरी है, और जिस पोर्टल को खोल के वो गिरी है वो वही पोर्टल है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हम लोगों ने देखा है। तो एमसीयू में क्या पोर्टल का कंसेप्ट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, सब एक ही पोर्टल से गिरते हैं क्या। लेकिन मोनिका जैसे उस प्लेनेट पे गिरती है वो कुछ क्री सोल्जर्स का सामना करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, और ये करते साथ ही वो प्रोबेबली फिर से स्विच कर जाती है। और ये पूरी स्विचिंग वाली चीज जो है इसको इंटैंगलमेंट का नाम दिया गया है। मतलब बेसिकली कैरल डैनवर्स, कमाला खान और मोनिका रैम्ब्यू तीनों अपनी शक्तियों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटैंगल्ड है, और जब भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है तो किसी ना किसी वजह से वो अपनी पोजीशंस को स्वैप कर लेती है। मतलब कैरल डैनवर्स इस पूरे यूनिवर्स में जहां पर भी होगी, अगर उसने वहां पे अपनी पावर्स का यूज किया तो उसकी जगह पर या तो मोनिका रैम्ब्यू या फिर मिस मार्वल पहुंच जाएगी, और वो पहुंच जाएगी मिस मार्वल की जगह पर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड पर्सनली मुझे ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये चीज देखी नहीं है और इस पूरी मूवी में इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये हो क्यों रहा है। और इसी चीज से परेशान होकर निक फ्यूरी और मोनिका रैम्ब्यू पहुंच जाते कमाला के घर पे। एंड इस सीन में अगर आप नोटिस करोगे तो मोनिका ने अपनी कॉस्ट्यूम पहन रखी है फोटॉन वाली। एंड इन केस यू गाइज डोंट नो, तो ये कॉमिक वर्स है जहां पर मैं आता हूं, बैठता हूं कुर्सी पे और कॉमिक बुक का ज्ञान आपके ऊपर न्यौछावर कर देता हूं। तो फिर देर किस बात की, न्यौछावरिंग शुरू करी जाए। तो बेसिकली कॉमिक बुक्स में मोनिका रैम्ब्यू को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको फोटॉन कहते हैं। वो फिजिक्स वाला फोटॉन बे।
एंड इसके तहत ये अपनी बॉडी के मास को लाइट के किसी भी वेवलेंथ के किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब सस्ते शब्दों में बस आप इतना समझ लीजिए कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रेडियो वेव्स, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया जमाने की चीजों को कंट्रोल तो कर ही सकती है, लेकिन इसके साथ ही अपनी बॉडी को लाइट के किसी भी स्पेक्ट्रम में चेंज कर सकती है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार निकल सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। और इसी चीज का एग्जाम्पल आप ट्रेलर में आगे भी देख पाओगे, जब वो क्री सोल्जर आता है और अपनी रॉड को ऐसे मारने की कोशिश करता है तो इसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है। स्पीकिंग ऑफ विच, जब निक फ्यूरी और मोनिका कमाला के घर पे पहुंचते तो आप नोटिस करोगे कि कमाला ने कुछ गुंडों को यहाँ पे बांध रखा है, तो मतलब कमाला इनकी एब्सेंस में क्राइम फाइटिंग कर रही है। लेकिन इसके अगले सीन में ऐसा लग रहा है कि कमाला के घर में कुछ टूट फूट हो रखी है और जो गुंडे हैं इनकी स्टिक्स पे वही ब्लू ग्रीन कलर का एनर्जी सिग्नेचर है जो क्री सोल्जर्स की गन पर मौजूद है। वह भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मोनिका आई है यहाँ पर तो उनको ट्रैक करते हुए ये लोग भी कमाला के घर पे पहुंच चुके हैं, फिर इसके बाद कुछ एक्शन सीक्वेंस वगैरह हो और इसके तुरंत ही बाद कमाला अपनी पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करती है एंड वो कैरल के साथ जगह को स्वैप कर लेती है। हम लोगों ने पहले भी बात करी कि एंटैंगलमेंट किस तरह से काम कर रहा था। और अगर फिर से कॉमिक बुक्स का ज्ञान आपके ऊपर बरसाऊं, बारिश करूं, तो फिर कॉमिक बुक्स में ऐसे इंटैंगलमेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज है जो इससे थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये कैप्टन मार्वल से ही कनेक्टेड है, तो प्रोबेबली ये ईस्टर एग और रेफरेंस की तरह यूज किया गया होगा। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि एक रिक जोन्स नाम का बंदा होता है जो कि कॉमिक बुक्स में हल्क से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। तो बेसिकली होता क्या है कि मार्वेल, जो कि हमको पहली कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाया गया था, उसके पास नेगा बैंड्स होते हैं। गलत शब्द मत समझ लेना, नेगा बैंड्स जो है वो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले काफी पावरफुल बैंड्स हैं। तो बेसिकली मार्वेल के पास नेगा बैंड्स आने के बाद इसको नेगेटिव जोन में कैद कर दिया जाता है और उसके पास कोई तरीका नहीं होता मेन यूनिवर्स में आने का। लेकिन फिर एंट्री होती है एक दूसरे कैरेक्टर की जिसका नाम होता है रिक जोन्स। ये बेसिकली होता तो हल्क से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, लेकिन इसको भी नेगा बैंड्स का ही एक और वर्जन मिल जाता है और जैसे इनको पहनता है तो कुछ समय के लिए मार्वेल के साथ अपनी जगह को स्विच कर सकता है। मतलब रिक जोन्स पहुंच जाएगा नेगेटिव जोन में, मार्वेल पहुंच जाएगा मेन मार्वेल यूनिवर्स में। तो ऐसे करके जब भी कोई बड़ा थ्रेट आता है तो रिक जोन्स दुनिया की मदद करने के लिए नेगेटिव जोन में पहुंच जाता है, मार्वेल इधर आ जाता है। तो इस चीज को एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंस या फिर ईस्टर एग मान सकते हो और एक प्लॉट डिवाइस भी माना जा सकता है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, पर एमसीयू में और मार्वेल्स में ऐसा क्यों हो रहा है हमको नहीं पता। और कैरल के इधर पहुंचते ही कमाला पहुंच जाती है क्री शिप में, जहां पर कैरल प्रोबेबली फाइट कर रही होगी कुछ क्री सोल्जर से। उसके साथ में गूज भी होती है जो अपने ऑक्टोपस जैसे लोगों को निकाल करके खा जाती है और वो देख करके कमाला बड़ी खुश हो जाती है भाई। पहले फ्रीक आउट करती है फिर खुश हो जाती है। स्पीकिंग ऑफ विच, इस टीजर में आगे हम कई सारी छोटी छोटी किटन्स को भी देख सकते हैं और इनको देखकर मैंने सोचा कि क्या हमको फ्लर्किन आर्मी भी इस वाले मूवी में देखने को मिलेगी, तो बहुत हाई चांसेस है। कॉमिक बुक्स में भी ऐसा होता है। बेसिकली क्या होता है कि गूस के कुछ बच्चे हो जाते हैं और एक्सीडेंटली वो बच्चे रॉकेट के पास छूट जाते हैं। मतलब रॉकेट को उनको कुछ समय के लिए रखना पड़ता है और उस मोमेंट को रॉकेट आज भी रिग्रेट करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि टीजर जितना दिख रहा है उससे इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो पहली चीज तो हो गई इंटैंगलमेंट वाली जो इसको इंटरेस्टिंग बना देती है। फिर दूसरी चीज आती है कैरल डैनवर्स और मोनिका रैम्बो की केमिस्ट्री वाली। अगर आपको याद हो तो कैरल डैनवर्स और मोनिका रैम्बो के बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग सी केमिस्ट्री है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कैरल और मोनिका एक दूसरे से बचपन से मिले ही नहीं और मोनिका के मन में कैरल को लेकर कुछ ग्रजेस है। वो अपनी मॉम की डेथ के लिए प्रोबेबली कैरल को रिस्पॉन्सिबल मानती है या फिर उसको लगता है कि उसकी मॉम के आखिरी मोमेंट्स पर वो थी नहीं। तो वो सारी चीजों को हम इस मूवी में रिजॉल्व होता वो देखेंगे एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। और आई एम प्रीटी श्योर कि इस पूरी ग्रज होल्डिंग वाली चीज में कमाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले करने वाली है, जिस वजह से हम टीजर के आखिरी सीन को भी देखते हैं जब वो कहते हैं कि वी आर नॉट अ टीम, वी आर नॉट अ टीम। तो फिर उसके बाद कमाला कहती है ओ वी आर टोटली अ टीम। तो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस केमिस्ट्री टू प्ले आउट। और यहीं पे आता है एमसीयू का प्रोबेबली पहला म्यूजिकल नंबर जो हमको देखने को मिलेगा। मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा मिक्स्ड हूं एंड यहीं पर मुझे लगता है कि ये मूवी कहीं डिसअपॉइंट ना करते। लेकिन फिर आता है मूवी का तीसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैंने अपनी पहली ग्लिम्स में नोटिस नहीं किया था और पूरी तरह से इग्नोर मार दिया था, और वो है इस मूवी की मेन विलेन। अगर आप इस शॉट को थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर एक फौज खड़ी और इनके बीच में एक लेडी खड़ी है जो पहली झलक में बिल्कुल भी रिमार्केबल नहीं लगती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखना शुरू करते हो तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो नोटिस में आती है। सबसे पहली तो इनके हाथ में मौजूद है हथौड़ा। इफ यू लुक क्लोजली तो ये हथौड़ा हम लोगों ने पहले भी देखा है। मैं याद दिला देता हूँ
कहां पर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में। जी हाँ भाई और बहनों, ये वही हथौड़ा तो नहीं, उसी से मिलता जुलता दिखने वाला हथौड़ा है जो रोनन द अक्यूजर के पास था, क्योंकि रोनन जो है वो इन मोहतरमा से हाइट में लंबे थे तो उनके पास उससे लंबा हथौड़ा था। तो वो तो नहीं, लेकिन उसी के जैसा दिखने वाला हथौड़ा है। वेपन बेसिकली कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला यूनिवर्सल वेपन कहलाता है, जिसको क्री एम्पायर देता है अपने सारे के सारे एक्यूजर्स को, जैसे कि रोनन द एक्यूजर था। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि जो भी ये मोहतरमा है ये भी कोई ना कोई एक्यूजर होंगी। अब बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एक्यूजर्स क्री एम्पायर के एनफोर्सर्स होते थे जो उनके रूल को डिलीवर करते थे, मतलब वही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर का काम करते थे। लेकिन फंडा ये है कि जो क्री और स्क्रल का वॉर हुआ था उसके बाद से एक पीस ट्रीटी को साइन कर दिया गया था और कोई भी एक्यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो रोनन उस पीस ट्रीटी में बिलीव नहीं करता, इसलिए उसने अपने एक्यूजर के टाइटल को छोड़ा नहीं। तो फिर ये मैडम कहां से निकल के आ गई। लेकिन दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इनकी राइट हैंड में मौजूद कड़ा। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो ये कड़ा बहुत हद तक कमाला खान के कड़े से मिल रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव फाउंड द सेकंड हाफ ऑफ कमाला's बैंगल। और बस इसके बाद हमें एक बहुत ही गॉर्जियस सा टीम अप शॉट देखने को मिलता है, जहां पर कमाला, कैरल और मोनिका तीनों अपने नए सूट्स में हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सूट ठीक ठाक लगे। और फिर ये इन्हीं मोहतरमा जिनको हमने हथौड़े और कंगन के साथ देखा था, वो इन तीनों सुपर हीरोइन से लड़ रही हैं अकेली। भाई साहब अकेली इसी बैंगल का यूज कर रही हैं। लेकिन एक चीज नोटिसेबल है, जो शॉट हमने पहले देखा था, मतलब वो हथौड़ा पकड़ने वाला शॉट, उसमें ये कंगन इनके राइट हैंड में था और इस फाइटिंग वाले शॉट में लेफ्ट हैंड में है, जिसका मतलब ये है कि इस पूरी पिक्चर में ये इस कड़े को उतारेंगी जरूर। और हाँ, मैं बहुत श्योरली तो नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने भी अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज किया है। लेकिन मुझे ये वाला पूरा शॉट और सीक्वेंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो कमाला, कैरल और मोनिका तीनों मिलके अपनी वही इंटैंगलमेंट वाली पावर का यूज कर रहे हैं जो उनकी एक्चुअली वीकनेस थी। पूरे के पूरे टीजर में वो इसी इंटैंगलमेंट से परेशान थी और आखिर में वो इसी पावर का यूज कर रही हैं। और ना यहाँ पर जो इफेक्ट्स का यूज किया गया है, मतलब कमाला की पावर यूज करने पर वो एकदम से डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसकी जगह मोनिका आ जाती है। वो इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में। और आखिर में एक बढ़िया सा शॉट दिखाया गया है जहां पर कैरल आकर अटैक करती है और वो मोहतरमा उसी कंगन से उसको ब्लॉक करती है। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीजों को लेकर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये मैडम जो है, जो इस पूरी मूवी की मेन विलन होने वाली है, ये कैरेक्टर है कौन। ये बात तो कंफर्म्ड है कि कोई क्री एम्परर है जैसे कि रोनन था। अभी कौन होगी इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इसके पास ये कंगन आया तो आया कैसे। तीसरा सवाल ये आ जाता है कि ये कंगन क्या चीज है। जहां तक मुझे लगता है तो एमसीयू के ही नेगा बैंड्स का कोई दूसरा वर्जन होगा जो प्रोबेबली हमारे पोलार्ड भैया से कनेक्टेड। तो पोलार्ड बोलना भी सही नहीं हो सकता, शायद कैंग से कनेक्टेड हो सकते हैं किसी ना किसी वे में, है ना, ये सही रहेगा। एंड चौथा सवाल, जैसे हमने मिस मार्वल में देखा था, तो क्या इस मूवी में भी हमें इन बैंड्स की कोई टाइम ट्रैवल पावर्स देखने को मिलेंगी या नहीं। खैर, तो कुल मिला के द मार्वल्स का टीजर जब मैंने पहली बार देखा तो आई वॉज काइंड ऑफ ओके विद इट। लेकिन जब इसको मैंने थोड़ा सा डीप डाइव करके देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मूवी में काफी सारी चीजें हैं। एंड आई होप कि मेरे इस ब्रेकडाउन को देखने के बाद आपको भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगा है तो मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस पूरे वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई मीन दिस इज ऑल व्हाट बीइंग अ सुपर हीरो फैन इज ऑल अबाउट, राइट। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।